हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टैक्स मित्रा। दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल द टैक्स मित्रा में स्वागत करते हैं। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं, एनालिसिस ऑफ इनवाइसिंग अंडर जीएसटी। दोस्तों, हम आज डिस्कस करेंगे जीएसटी में जो ई इनवाइस का जो नया रूल गवर्नमेंट ने यहाँ पर जीएसटी काउंसिल ने ऐड किया है 48 सब रूल 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आईआर जो है इनवॉइस रेफरेंस नंबर क्या है, आईपीआर पोर्टल क्या है, उसमें कैसे आईपीआर जनरेशन करते हैं, किस टर्नओवर की लिमिट में आपको इनवॉइस ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी रहेगी, और रिसिपिएंट को ई इनवॉइस कैसे वेरीफाई करना है, किस किस केस में ई इनवॉइस में आपको एग्जम्पशन दिया गया है गवर्नमेंट ने, और जो उसके लिए एप्लीकेबिलिटी कुछ डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, किस में नहीं है, और ई इनवॉइस किसको जनरेट करना है, सभी स्टेप विथ प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे आज के हमारी इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को रिक्वेस्ट है। नाउ तो ई इनवॉइस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट। जी हाँ दोस्तों, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो इनवॉइस जो जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेड किया है, जो फिलअप करना है रजिस्टर्ड पर्सन को। जी हाँ दोस्तों, रजिस्टर्ड पर्सन को ये फिलअप करना है। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ई इनवॉइस एक जो आप मानते हो कि जनरेशन ऑफ इनवॉइस फ्रॉम ए सेंट्रल पोर्टल, ये गवर्नमेंट टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पे आपको जनरेट नहीं करना। आप ऐसा है कि उसके ऊपर ही जनरेट करने पड़ेगा, तो ये गलत है। ये आप किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट एक इनवॉइस है जो टैक्स पेयर जो उसका एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम है, जैसे कि ईआरपी या एक्सेल बेस्ड आपका कोई भी टूल है, उसके थ्रू भी आप उसको जनरेट कर सकते हो। इनवॉइसिंग जो आपका एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसको आप उसको एडॉप्ट करना पड़ेगा, न्यू इनवॉइस जो एक स्टैंडर्ड जो रीअसाइन करना पड़ेगा। आप जो डेटा है आपको, जैसे कि आप जेसॉन फाइल को भी अपलोड कर सकते हो, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट गवर्नमेंट ने दिया है, उसके थ्रू आप उसको अपलोड करना है। ऑटोमेटिकली आपका विथ क्यूआर कोड ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ जो फिलअप पॉइंट दिए है, उस पॉइंट को आपको उसमें डिटेल डालनी मैंडेटरी है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ई इनवॉइस में जो रूल गवर्नमेंट ने ऐड किया है, रूल 8 सब रूल 4, जो सी जीएसटी रूल 2017 में डिफाइन है, जो कहता है कि इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड बाय सच क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। कुछ ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन है जिसके लिए गवर्नमेंट ने एप्लीकेबिलिटी जो नोटिफाई गवर्नमेंट उसको बार बार करता रहेगा, यानी कि उसकी लिमिट को गवर्नमेंट चेंज भी कर सकता है by including such particular content form GST INV 01। जो फॉर्म है GST INV 01 आफ्टर ऑब्टेनिंग इनवॉइस रेफरेंस नंबर, यानी कि इनवॉइस रेफरेंस नंबर IRN जो इनवॉइस रेफरेंस नंबर है वो उसको ऑब्टेन करना पड़ेगा उसके थ्रू बाय अपलोडिंग द इंफॉर्मेशन कंटेंट देयर इन द कॉमन जीएसटी पोर्टल। जो जीएसटी पोर्टल पे गवर्नमेंट के जो दिया है ई इनवॉइस का, उसके अंदर आपको ये डिटेल अपलोड करोगे तो आपको एक ई इनवॉइस जनरेट होगा विथ बारकोड आईपीआर नंबर के थ्रू। नाउ डिस्कशन आगे हम डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन जो था 13/2020 सिटी डेटेड 21 मार्च 2020, जो कहता है कि पावर कंफर्म, जिसमें गवर्नमेंट ने जो जीएसटी ऑफिसर को ये पावर दिया गया है सब रूल 4 में 48 के जो नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन की बात करता है, जिसका टर्नओवर जो फाइनेंशियल ईयर किसी भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ के ऊपर, ठीक है, लिमिट 100 करोड़ है, लेकिन टेम्पररी गवर्नमेंट ने उसको अमेंड कर दिया। जो नोटिफिकेशन नंबर है 61/2020 जो 30 जुलाई 2020 को गवर्नमेंट ने ऐड किया, यानी कि 31 दिसंबर। आप सभी जानते हो कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट कर दिया है कि 1 जनवरी 2021 से, यानी कि आपका टर्नओवर मोर देन 100 या उसके ज्यादा है तो भी आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबिलिटी रहेगी। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट ने 31 दिसंबर इस लिमिट को बढ़ा के 500 करोड़ कर दी है। जो गवर्नमेंट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसके लिए ये एप्लीकेबिलिटी रहेगी। द इनवॉइस इश्यूड बाय नोटिफाइड सप्लायर, कुछ नोटिफाइड सप्लायर विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड एट द आईपीआर पोर्टल विल बी कंसीडर्ड एज एन ई वैलिड इनवॉइस। ठीक है, अगर ये रूल इंप्लीमेंट होने के बाद अगर आप कोई भी इनवॉइस बनाते हो, ठीक है, विदाउट द रजिस्ट्रेशन आईआरपी, यानी कि इनवॉइस रेफरेंस नंबर लिए बिना, रजिस्ट्रेशन पोर्टल है जो गवर्नमेंट का जो आईपीआर जनरेशन ऑफ ई इनवॉइस, उसके ऊपर आप रजिस्टर्ड नहीं करते तो आपने जो इनवॉइस है वो आपका इनवैलिड किया
माना जाएगा। यानी कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, सबसे बड़ा लॉस है कौन है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट जो रिसिपिएंट है उसको नहीं मिलेगा, उसके लिए वो इनवॉइस वैलिड नहीं है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप रिसिपिएंट हो, एज ए रिसिपिएंट हो, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो आपके सप्लायर है, जो आपके वेंडर है, वो क्या ई इनवॉइस की फॉल होते हैं कैटेगरी में, ये आपको भी उससे कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा आपके लिए सप्लायर से। अगर वो ई इनवॉइस नहीं कर रहा तो आप, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने सप्लायर से एक लेटर हेड पे डिक्लेरेशन कर ले लो कि आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर सो एंड सो था, तो मेरी एप्लीबिलिटी है या नहीं है, एक डिक्लेरेशन अपने सप्लायर से जरूर ले लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये दिक्कत करेगा। अगर आपका सप्लायर गलती से ई इनवॉइस एप्लीकेबिलिटी होने के बावजूद भी इनवॉइस जनरेट नहीं कर रहा, तो आपको जो आईटीसी का बेनिफिट मिलने में प्रॉब्लम्स हो सकती है आगे जाके। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं के सप्लायर की, बट जो रिसीवर है उसको भी ये मैंडेटरी चेक करना पड़ेगा, नहीं तो वो आगे जाके प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो रिसिपिएंट के लिए एक और ऑप्शन है कि उसको वेरिफिकेशन ऑफ ई इनवॉइस, जो रिसिपिएंट को ये प्रॉब्लम्स ना हो, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक डाल दिया कि आप खुद वेरीफाई कर सकते हो। जो ई इनवॉइस का पोर्टल है जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर डेवलप किया है, वहाँ पर एक फैसिलिटी है, एक ऐप वो उसमें भी है और एक ऐप भी बनाया है, जो रिसिपिएंट या तो कोई भी थर्ड पर्सन वो चेक कर सकता है कि इस सप्लायर को ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी है कि नहीं इनवॉइस जनरेट करने की, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हो। एनी वन कैन वेरीफाई द ऑथेंटिकिटी और करेक्टनेस ऑफ ई इनवॉइस बाय अपलोडिंग द साइन जेसोन फाइल और साइन क्यूआर कोड इनटू द ई इनवॉइस सिस्टम। ठीक है, तो आप वहां से उसको चेक वेरीफाई कर सकते हो। तो ऑप्शन वेरीफाइड साइन इनवॉइस, यहां पर जो एक ऑप्शन दिया गया है वेरीफाइड साइन इनवॉइस अंडर द सर्च ऑप्शन, ठीक है, कैन बी सिलेक्टेड एंड द साइन जेसोन फाइल कैन बी अपलोडेड एंड वेरीफाइड। आपको करना है, जेसोन फाइल गवर्नमेंट ने दी है जिसके अंदर आपको ई इनवॉइस का डेटा अपलोड करना है। आप उसके साथ एक साथ दिन में 50 इनवॉइस 100 इनवॉइस भी एक साथ जेसोन फाइल में अपलोड करके उसका ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर उसको विथ वेरीफाइड सिग्नेचर ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो जाएगी और उसके साथ अपलोड हो जाएगा। सिमिलरली उसके साथ क्यूआर कोड भी वेरीफाई ऐप में बी डाउनलोडेड यूज टू वेरीफाई द क्यूआर कोड प्रिंटेड ऑन द इनवॉइस। ठीक है, जो इनवॉइस के ऊपर क्यूआर कोड है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन दी है, उसके थ्रू आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। नाउ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइस। ठीक है, तो ई इनवॉइस किसके लिए एप्लीकेबल है, सबसे इंपोर्टेंट कि इसको किसके लिए एप्लीकेबल है। सबसे पहले तो ई इनवॉइस अंडर द जीएसटी एप्लीकेबल फॉर टैक्स पेयर वॉज एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर 1920 एक्सीड रुपीज 500 करोड़। ठीक है, 500 करोड़ के ऊपर जिसका टर्नओवर है, ठीक है, विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 से। ठीक है, तो इफ आईआरपी आपको मतलब ऑनलाइन इनवॉइस आपको 1 अक्टूबर से एप्लीकेबिलिटी हो चुकी है इस साल से। अगर एग्रीगेट टर्नओवर हैज बीन डिफाइंड, जो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन आपको पढ़नी है जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में दी गई है, उसी तहत आपको एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेट करना है, यानी कि रेफरेंस हैज टू बी प्लेस्ड अकॉर्डिंगली टू कैलकुलेटेड एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है, द टैक्स पेयर नीड टू अपलोड इनवॉइस इन आईआरपी इन केस ऑफ एग्रीगेट ऑफ ऑल जीएसटी बेस्ड इन द सेम पान, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में आपके जितने भी रजिस्टर्ड लोकेशन है उस सभी का आपको टर्नओवर काउंट करना पड़ेगा। यानी कि एक आप जानते हो कि ऑलरेडी आप जीएसटी में आपको मालूम है कि पान बेस होता है टर्नओवर, तो आपके जितने भी यूनिट लोकेटेड है वो सभी का एग्रीगेट टर्नओवर लेना पड़ेगा। उसके उस पर अगर आपकी लिमिट 500 करोड़ और अबो है सभी की मिला के, तो हर एक प्लांट के लिए, हर एक लोकेशन के लिए आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर एक और ऑप्शन जो टैक्स पेयर है वो आईआरएन जनरेशन के लिए एप्लीकेबिलिटी एलिजिबिलिटी ई इनवॉइस स्टेटस करके है, जो टैक्स पेयर अंडर द सर्च ऑप्शन है, वहां जाके भी वो चेक कर सकता है। ऑन एंट्री ऑफ द जीएसटी आपको वहां पर एक जीएसटी नंबर डालना है, सिस्टम इंडिकेट आपको ऑटोमेटिकली वहां पर बता देगा कि इस जीएसटी नंबर पे आईआरएन जनरेशन एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है। तो यहाँ पर एक आपके लिए इजी ऑप्शन है कि अगर आपका टर्नओवर ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पोर्टल पे 500 करोड़ जो लिमिट है उसके ऊपर होगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिस्टम आपको शो करेगी कि आपको इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी मैंडेटरी है।
एग्जम्पशन फ्रॉम ई इनवाइस। ठीक है, तो कुछ केस में गवर्नमेंट ने यहाँ पर एग्जम्पशन भी दिया है। जो किस किस को गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दिया है, तो जो नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 में जो 21 मार्च 2020 का था, उसमें रूल 48 सब रूल 4 इन सप्रेशन ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 17/2020 जो सेंट्रल टैक्स का था, जिसमें एग्जम्पशन फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई इनवाइस टू द फॉलोइंग पर्सन। किस किस को, एक तो इंश्योरेंस कंपनी को, बैंकिंग कंपनी है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जिसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को इंक्लूड किया है। जीटीए, जी हाँ दोस्तों, जीटीए को भी इस स्कीम में से एग्जाम्स दिया गया है, यानी गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस जो सप्लाई करता है, तो उसको भी ई इनवॉइस में से एग्जाम्शन दिया गया है। एडमिशन टू द एग्जाम्शन एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म एंड मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, यानी कि आपके जो मल्टीप्लेक्स वगैरह है, पीवीआर जो सिनेमा है, तो वो सभी को भी ई इनवॉइस जनरेशन से एग्जाम्शन दिया गया है। द अफोरसेड नोटिफिकेशन हैज बीन फर्दर अमेंडेड, उसको फिर अमेंड किया गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 61/2020 जो 30 जुलाई 2020 को अमेंड किया था। वहां पर एसईजेड यूनिट, ठीक है, हैज ऑल्सो बीन एग्जाम्ड। यहाँ पर एसईजेड यूनिट को भी यहाँ पर गवर्नमेंट ने एग्जाम्शन में डाल दिया, लेकिन यहाँ पर एसईजेड डेवलपर को एग्जाम्शन में नहीं डाला। जी दोस्तों, एसईजेड यूनिट ओनली ई इनवॉइस में एग्जाम्शन है, लेकिन एसईजेड डेवलपर को ई इनवॉइस एप्लीकेबल है। नाउ इंपॉर्टेंस एप्लीकेबिलिटी ऑन डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, क्योंकि हम कंपनी में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो कुछ कुछ डॉक्यूमेंट पे एप्लीकेबल है, कुछ पे नहीं है। जान लेते हैं रूल्स, टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स और उसकी एप्लीकेबिलिटी हम चेक करेंगे। रूल 46 में एक फॉल होता है आपका टैक्स इनवॉइस, जो B2B और बिजनेस टू गवर्नमेंट, तो वो सभी केस में आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल रहेगा। नॉट एप्लीकेबल टू सेल्फ इनवॉइस इश्यूड ऑन द RCM बेसिस। ठीक है, जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आप सेल्फ इनवॉइस बनाते हो, तो उस केस में आपको ई इनवॉइस जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सपोर्ट इनवॉइस, अगर आप कोई भी एक्सपोर्ट इनवॉइस बनाते हो तो उस केस में भी आपको ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी रहेगी। एसईजेड डेवलपर, जी हाँ दोस्तों, डेवलपर, एसईजेड डेवलपर की बात करिए, नहीं कि एसईजेड यूनिट की, तो एसईजेड डेवलपर के लिए आपको एप्लीकेबिलिटी रहेगी। रूल 53, यानी कि जो रिवाइज इनवॉइस है तो वो जनरेट करते हो, तो उस केस में भी आपको एप्लीकेबिलिटी रहेगी इनवॉइस की। डेबिट एंड क्रेडिट नोट, जो रूल 53 में ही है, उसके लिए भी आपको ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगी, यानी कि आप अपने सप्लायर को, यानी कि आपका सप्लायर जो भी आपको क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जो इश्यू करता है, उसके ऊपर ई इनवॉइस मैंडेटरी है। यानी कि सब प्राइस डिफरेंट का कुछ डेबिट नोट है, यानी कि वो रिजेक्शन के सामने आपको क्रेडिट नोट देता है, तो वो सभी केस में आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल रहेगा। रूल 46A जो कहता है कि इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, तो उस केस में आपको एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी। रूल 49 के अंदर जो बिल ऑफ सप्लाई है, उस केस में भी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। रूल 50 में रिसिप्ट वाउचर है, जो आप रिसिप्ट वाउचर बनाते हो उसके लिए भी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। रूल 51 यानी कि रिफंड वाउचर जो बनाते हो, उस केस में भी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। रूल 52 यानी कि पेमेंट वाउचर जो बनाते हो, उसके लिए भी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। और जो आपका ISD इनवॉइस रूल 54 सब रूल 1, तो ISD इनवॉइस के लिए भी नो है एप्लीकेबिलिटी। 54(1)A यानी कि जो ISD इनवॉइस है, उस केस में आपने जो भी डेबिट क्रेडिट नोट इश्यू किया है, तो उस केस में भी एप्लीकेबिलिटी नहीं है इनवॉइस की। तो ये हमने किस किस डॉक्यूमेंट में एप्लीकेबिलिटी है वो जाना। वो कैन जनरेट, सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन जनरेट करता है ये इनवॉइस, कौन कर सकता है, यानी कि ओनली सप्लायर। ई इनवॉइस ओनली सप्लायर ही जनरेट कर सकता है, यानी कि रिसिपिएंट ये जनरेट कर नहीं सकता, और ट्रांसपोर्टर को भी ये जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। द रिसिपिएंट लाइबल टू पे टैक्स अंडर RCM ऑल्सो कैन नॉट जनरेट ई इनवॉइस। अगर आप रिसिपिएंट हो और आपकी लाइबिलिटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बन रही है, तो उसी केस में भी आपको ई इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत नहीं, यानी कि रिसिपिएंट को कभी भी कोई केस में ई इनवॉइस जनरेट नहीं करती। अगर आप जिसको सप्लाई करते हो, तो एज ए सप्लायर आपको ई इनवॉइस सब बनाना पड़ेगा।
It is the supplier supplying the goods and services under reverse charge mechanism who is liable to generate ई इनवॉइस। ठीक है, तो सप्लायर को ये बनाना पड़ेगा आरसीएम के केस में भी, उसके लिए ई इनवॉइस मैंडेटरी है। टैक्स पेयर हैविंग एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन ₹500 करोड़ एंड हैव B2C सप्लाईज हैज वेल, जो अगर वो B2C सप्लाई करता है उसका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है, फिर तो उस केस में कैन नॉट इश्यू ई इनवॉइस फॉर B2C। ये बहुत ही ध्यान में रखना है कि अगर आप अपने B2B और B2C दोनों को सप्लाई करो तो उस केस में आपको ध्यान रखना है जो B2C सप्लाई है आपका, उस केस में आपको ई इनवॉइस बनाना नहीं है। द असेस टू द टैक्स पेयर विल बी ब्लॉक्ड इफ कंटिन्यूस रिक्वेस्ट विद B2C ट्रांजेक्शन आर फाइल्ड। ठीक है, अगर आपने ये गलती की तो भी आपको गवर्नमेंट इसको पेनल्टी लगा सकता है, यानी कि आपको ब्लॉक कर सकते हैं। कंटिन्यू आपने ये गलती की तो आपको ये बहुत ध्यान में रखना है कि B2C केस में आपको ई इनवॉइस नहीं बनाना। टैक्स पेयर इश्यूइंग द बोथ टैक्सेबल एज वेल एग्जम्पशन सप्लाई, अगर आप टैक्सेबल और एग्जम्पशन सप्लाई कर रहे हैं तो अंडर सिंगल इनवॉइस वुड बी ट्रबलसम एंड वुड बी द रिक्वायर्ड टू इश्यू ई इनवॉइस ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। अगर आप टैक्सेबल और एग्जम्पशन दोनों सप्लाई करते हो तो बेटर यही रहेगा आपके लिए कि आप दोनों के लिए अलग अलग इनवॉइस बनाए, क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम्स करेगा, क्योंकि आपको एग्जम्पशन सप्लाई के लिए इनवॉइस जनरेट नहीं करना, तो ये आपके लिए थोड़ी दिक्कत कर सकती है। तो बेटर है कि आप सेपरेट इनवॉइस बनाए। टैक्स पेयर हैव एन एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन 500 करोड़ कैन नॉट ऑप्ट फॉर ई इनवॉइस वॉलंटरी। ठीक है, अगर कोई ऐसा सप्लायर है कि भाई मैं तो चलो 500 करोड़ के नीचे है, चलो मैं उसका इनवॉइस फिर भी बना लेता हूँ, तो ये वॉलंटरी नहीं है, ये आपको करना नहीं है। अगर आप 500 करोड़ के नीचे टर्नओवर तो आपको ये जनरेट नहीं करना है। इनवॉइस मैकेनिज्म, ठीक है, तो टैक्स पेयर वुड कंटिन्यू टू यूज देयर एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, अगर आपकी कोई भी एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम ERP है, टैक्स बेस्ड कोई टूल्स है, तो उसके थ्रू भी आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। यानी कि जो एग्जिस्टिंग आपका सॉफ्टवेयर है उसको एडॉप्ट द न्यू इनवॉइस स्टैंडर्ड wherein they would be realign their data assets and retrieval in the standard format schema that is published on the GST portal and have the mandatory parameter. The optional parameter can be according to the business need of the supplier. यानी कि जो गवर्नमेंट ने जो मैंडेटरी फील्ड है, जो पैरामीटर डिफाइन किए हैं, वो पैरामीटर आपकी जो सिस्टम है उसको आपको मैंडेटरी रखना पड़ेगा। जो आपकी ERP सिस्टम से एक्सेल बेस्ड कोई टूल भी टूल हो जो इनवॉइस बनाने का, उसमें जो गवर्नमेंट के डिफाइन किया है जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसको आपको रखना है। अदरवाइज आप अपने एक्स्ट्रा कोई भी एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट कुछ भी आप रख सकते हो उसमें। ठीक है, इट इज रिलेवेंट टू नो that the accuracy and smooth preparation of e-invoice and largely dependent on the accountant or the person entering details in the ERP system. The organization should make sure the person keying the invoice in ERP is trained and understood the contents. ठीक है, तो एक समझदार और जानकार पर्सन होना चाहिए जो ये जानता हो कि कौन कौन सी चीज उसको ये इनवॉइस प्रिपरेशन करने में रिक्वायरमेंट है, तो ये बेटर रहेगा आपके लिए। एज पर द स्कीमा प्रोवाइडेड द पर्पज टू बी एंटर्ड इन ERP सिस्टम, जो ERP सिस्टम के में उसमें इजीली उसको अपलोड कर सके। स्टेप इन जनरेशन ऑफ ई इनवॉइस। नाउ आप डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टेप है जो आपको ई इनवॉइस जनरेशन करने के लिए ध्यान में रखने हैं। तो ई इनवॉइस एक जो मैकेनिज्म प्रोसेस है, जो डिटेल of the invoice have to be sent for registration on the invoice reference portal, यानी कि IRP in standard format है, for which e-schema has been notified, जो गवर्नमेंट ने e-schema notified किया in return of which supplier gets an e-invoice reference number, यानी कि IRN, एक डिजिटल साइन इनवॉइस बाय IRP and QR code in JSON. द सप्लायर विल अपलोड द जेसन। ठीक है, जेसन फाइल है, उसमें सप्लायर को अपनी इनवॉइस की डिटेल अपलोड करनी है इनटू द IRP, यानी कि इनवॉइस रेफरेंस पोर्टल है, उसके अंदर ये जेसन फाइल आपको अपलोड करनी है। जेसन यानी कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नेशन, ये है जेसन, जो एक फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट है, जिसके अंदर आपको ट्रांसमिशन डेटा बिटवीन वेब एप्लीकेशन एंड सर्वर, तो आपके जो सर्वर से वहां जेसन फाइल है, जो फाइल दैट स्टोर द सिंपल डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट इन जेसन फॉर्मेट, तो उसी में आपको
जो जो आपको डेटा मांगा है जेसन में वो आपको डेटा उसी में डालना है फाइल में। द जेसन में बी अपलोडेड डायरेक्टली ऑन द IRP पोर्टल, यानी कि जो इनवॉइस जनरेशन पोर्टल है IRP, उसके अंदर आपको सीधा ही वो जेसन फाइल को अपलोड कर देना है थ्रू GSP और थर्ड पार्टी प्रोवाइडेड ऐप, यानी कि आप खुद GSP पोर्टल के थ्रू या तो थर्ड पार्टी प्रोवाइडेड पोर्टल के थ्रू ऐप के थ्रू भी आप करवा सकते हो। तो IRP विल जनरेट द हैश। नाउ हैश फंक्शन जो है वो टाइप ऑफ एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो हैश है, व्हेन अप्लाइड टू डिजिटल फाइल, जो एक रिकॉर्ड करता है असाइन इट स्पेसिफिक वैल्यू, जिसको बोला है हैश। द हैश जनरेटेड बाय IRP, यानी कि इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उसके अंदर ये जनरेट होता है, जो होता है ऑफ द ई इनवॉइस, दिस शैल बी यूनिक टू ईच इनवॉइस, जो हर एक इनवॉइस के लिए एक अलग अलग होता है, एंड हैंस द यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच इनवॉइस फॉर जो एंटायर फाइनेंशियल ईयर होगा उसके लिए GST सिस्टम फॉर टैक्स पेयर के लिए एक अलग अलग हर एक के लिए वो जनरेट होगा। नाउ द IRP विल चेक द IRN फ्रॉम द सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ GST सिस्टम। ठीक है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, जो आपका इनवॉइस रेफरेंस नंबर है वो रजिस्ट्री पोर्टल उसको चेक करेगा, एंश्योर जो रिक्वायरमेंट है वो चेक करेगा। ऑन रिसिप्ट ऑफ द कंफर्मेशन फ्रॉम सेंट्रल रजिस्ट्री सी, जो IRP विल ऑथेंटिकेट एंड ऐड इट सिग्नेचर ऑन द इनवॉइस, तो इनवॉइस के अंदर वो अपनी सिग्नेचर ऐड करेगा, डेटा उसके साथ QR कोड टू द जेसन। आफ्टर दैट इनवॉइस रेफरेंस नंबर एक जनरेट होगा, विल बी जनरेटेड बाय द इनवॉइस रेफरेंस पोर्टल के ऊपर ये जनरेट होगा। तो इनवॉइस रेफरेंस पोर्टल विल रिटर्न डिजिटली साइंड जेसन विथ IRN बैक टू द सेलर, ठीक है, अलोंग विथ QR कोड उसको यो वापस देगा। तो एक पूरा प्रोसेस है, आपको जेसन फाइल के अंदर ये डेटा डालना है, उसके बाद IRP पोर्टल में सब डेटा वेरीफाई होगा, गवर्नमेंट के पोर्टल में सिग्नेचर वेरीफाइड होगा, उसके बाद IRP पोर्टल आपको एक फाइल वापस देगा जिसके अंदर आपको ये QR कोड विथ IRN नंबर आपको डिटेल मिल जाएगी। IRP विल शेयर द साइन ई इनवॉइस डेटा अलोंग within IRN same has been returned to the supplier to the GST system as well as e-way bill system। इसको सीधा ही आपकी ई-वे बिल सिस्टम है उसके साथ लिंक की गया है, तो सीधा ही आपके जो ई-वे बिल बनाना है वहां पर ऑटोमेटिकली ये डिटेल पहुंच जाएगी। इट इज वेरी सिग्निफिकेंट टू नोट दैट GSTR1, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है उसके तहत ये आपको क्या क्या बेनिफिट दे सकता है आगे जाके। गवर्नमेंट के लिए जो प्रोसेस की है उसमें आपका GSTR1, GSTR2A एंड GSTR6A विल बी गेट ऑटो पॉपुलेटेड along with the facility to directed जनरेट ऑफ ई-वे बिल भी आपका डायरेक्टली जनरेट हो जाएगा, thereby reducing the डुप्लीकेशन वर्क जो आपको करना पड़ता था वो आपको गवर्नमेंट ने यहाँ पर कम करने की कोशिश है। आपके लिए जो आपका टेबल GST में टेबल नंबर 4A, 4B, 4C, 6A, 6B, 6C, 9B और जो टेबल नंबर 12 जो GSTR1 का है वो भी आपका ऑटो पॉपुलेटेड यहाँ पर आएगा। दैट इज इन द केस ऑफ B2B एक्सपोर्ट रजिस्टर्ड डेबिट नोट, रजिस्ट्रेशन क्रेडिट नोट एंड HSN डिटेल, ये सभी आपकी ऑटोमेटिकली आपके GST का जो रिटर्न है वहां पर अपलोड हो जाएगी। Invoice in GSTR1, GSTR2 and GSTR6 will be auto populated in T+1, यानी कि ट्रांजेक्शन जो आपने किया उसके बाद नेक्स्ट डे को आपको ये दिख जाएगा। बेसिस द डेटा विल बी पुल्ड इन GST फ्रॉम IPR एवरी नाइट, यानी कि IRP पोर्टल एवरी नाइट ये डेटा अपलोड करेगा, लिंक करेगा GST में रिटर्न में। तो आपको नेक्स्ट डे आपको यानी कि नेक्स्ट डे आपको 24 आवर्स के बाद उसको रियल डेटा बेसिस पे आपको ऑनलाइन शो करेगा। नाउ द मोड ऑफ जनरेशन ऑफ ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए कौन कौन से मोड है, तो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई इनवॉइस एज पर द मेथोडोलॉजी द फॉलोइंग आर द चैनल्स थ्रू विच द सेम कैन बी एडोप्टेड। तो किस मोड में आप जनरेट कर सकते हो ई इनवॉइस? एक तो है ऑफलाइन फैसिलिटी है जो बल्क अपलोड एक टूल है जो गवर्नमेंट ने दिया है। इन दिस टैक्स पेयर प्रिपेयर एंड अपलोड द फाइल कंटेनिंग द मल्टीपल IRN रिक्वेस्ट।
अगर आपके पास 50 100 कितने भी है, सभी को एक आप मल्टीपल अपलोड कर सकते हैं ई इनवॉइस सिस्टम में। विल प्रोसेस ईच वन ऑफ देम एंड रिटर्न द IRN फॉर ऑल द एप्लीकेशन के लिए आपको ये ऑफलाइन फैसिलिटी भी है और आप उसको डायरेक्ट API इंटीग्रेशन भी है। दिस इज डायरेक्ट मेथड ऑफ टैक्स पेयर सिस्टम रिक्वेस्टिंग फॉर IRN एंड ई इनवॉइस सिस्टम विल रिटर्न द IRN। तो दोनों है। Now the API integration through GSP. In this case, the taxpayer system will route the request for IRN through GSP, and the e-invoice system will return IRN. ERP shortlisted by GST to work as GSP and e-commerce operator has been unable to register and test the APIs. ये यानी कि जो e-commerce operator है उसके लिए, यानी कि आपके पास एक मल्टीपल आपके पास रजिस्टर्ड पर्सन है जिसके लिए बिहाफ पे आप ई इनवॉइस जनरेट करते हो, तो उन लोगों के लिए API इंटीग्रेशन सिस्टम है। जो टैक्स पेयर कैन अपॉइंट मोर देन 1 GSP, यानी कि जो GST रजिस्ट्रेशन पर्सन मोर देन 1 आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। फॉर अवेलिंग द ई इनवॉइस सिस्टम दैट इज मोर देन 1 GSP, यानी कि अलग अलग GST नंबर के लिए आप खुद बना सकते हो इसके थ्रू। तो एक और फैसिलिटी भी एक दी गई है ये। Now, in case of e-commerce transaction, the e-commerce operator can request for IRN e-invoice on behalf of the supplier. वो कर सकता है। In this case, the e-commerce operator should have to register GST portal as an e-commerce operator। आपको रजिस्टर करना पड़ेगा and use e-com GST। e-com GST उसको तुरंत ही उसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। Now, e-invoice schema। e-invoice schema क्या है? The schema is simply means एक फॉर्मेट है जो e-invoice schema बोला जाता है, जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है फॉर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जो जनरेट होता है। इट इज ए टर्नेड है GST INV, जिसको IN1 बोला जाता है, वही ई इनवॉइस स्कीमा है। तो GST काउंसिल अप्रूव द स्टैंडर्ड ई इनवॉइस इन इट्स 37th जो मीटिंग हुई थी 20 सितंबर 2019 में। तो एक उसमें स्टैंडर्ड ई इनवॉइस जो स्कीमा है उसमें कुछ मैंडेटरी है, नॉन मैंडेटरी फील्ड है जो फाइल्ड बाय ऑल द टैक्स पेयर। द मैंडेटरी फील्ड इज ऑप्शनल है। नॉन मैंडेटरी फील्ड वो आपके लिए ऑप्शनल है, लेकिन मैंडेटरी फील्ड आपको जो फिलअप करना पड़ेगा। स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ बिजनेस में चूज द यूज ऑफ दिस नॉन मैंडेटरी फील्ड विच नेट बाय देम देयर इकोसिस्टम के लिए वो मैंडेटरी एंड ऑप्शनल फील्ड हैज पर द ई स्कीमा इशूड बाय द गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन नंबर 60/2020 30 जुलाई 2017 को ये शुड गिवन इन द डायरेक्ट डिजायर्ड फॉर्मेट एक दिया था जिसमें मैंडेटरी फील्ड आपको ई इनवॉइस में रखना जरूरी था। नाउ इनवॉइस रेफरेंस नंबर यानी कि IRN जो है इसे जो एलोकेट बाय द गवर्नमेंट टू टैग एंड आइडेंटिफाई वैलिड ई इनवॉइस जनरेशन थ्रू इनवॉइस रेफरेंस पोर्टल 3, उसके थ्रू आप IRN नंबर जनरेट होता है। वंस द सप्लायर अपलोड द JSON ऑफ द इनवॉइस इनटू द IRP पोर्टल पे आपने एक बार अपलोड कर दिया, IRP विल जनरेट द हैश जनरेटेड बाय द IRP विल बिकम द IRN। उसके थ्रू IRN नंबर बनता है, यानी कि इनवॉइस रेफरेंस नंबर ऑफ द ई इनवॉइस। दिस शैल बी यूनिक, एक अलग टाइप का होता है, हर एक इनवॉइस के लिए सेपरेट रहेगा। हेंस ही बी यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर ईच इनवॉइस के लिए फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर इन द एंटायर GST सिस्टम। ठीक है। फीचर्स ऑफ IRN का क्या है फीचर्स? तो इट इज ए यूनिक जो 64 कैरेक्टर हैज बेस 4 पैरामीटर्स जिसमें होता है, जिसमें आपका सप्लायर का GST नंबर, फाइनेंशियल ईयर, डॉक्यूमेंट टाइप और डॉक्यूमेंट नंबर ये सभी उसमें मेंशन होगा। IRN इज ए डिफरेंट फ्रॉम इनवॉइस नंबर, ये एक डिफरेंट है इनवॉइस नंबर से, उसको कोई लेना देना नहीं है। इस सिस्टम जनरेटेड होता है। IRN नेट टू बी जनरेटेड बिफोर द इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस और बिफोर द मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है। IRN आपको गुड्स की मूवमेंट्स करने के पहले, अपने सप्लायर को इनवॉइस इश्यू करने के पहले ही जनरेट कर देना है। IRN जनरेटेड रिमेन इन द IRN पोर्टल फॉर 1 or 2 days, 1 से 2 दिनों के लिए वो ओपन रहेगा। IRN generated by the IRP portal is stored in the GST invoice registry under GST system. Validation: the taxpayer has uploaded the complete invoice detail prepared manually or through the internal ERP accounting system as per the format. GST validation: recipient जो recipient है यानी कि GST should be registered
एंड एक्टिव होना चाहिए, जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए और यानी कि एक्टिव सब रिसीवर होना चाहिए। द बिजनेस नेट टू एंश्योर enter valid GST of the recipient in their system in case of transaction of direct export the recipient। अगर एक्सपोर्ट का केस है तो उस केस में GST हैज टू बी URP एंड स्टेट कोड हैज GST आपको हैज URP डालना है और स्टेट कोड की जगह आपको 96 लिखना है और पिन कोड तो उसमें आपके 6 टाइम 999999 प्लेस ऑफ सप्लाई शुड भी 96 होना चाहिए एक्सपोर्ट के केस में। तो यहाँ पे GST आपको वैलिडेशन भी करना पड़ेगी, यानी कि आपके रिसिपिएंट का GST नंबर ध्यान से डालना है। HSN SSC कोड शुड बी वैलिडेटेड हैज पर GST मास्टर कोड है, उससे ही आपको वहाँ पर वैलिडेट होगा। फाइनेंशियल ईयर विल बी द डिराइव्ड बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट डेट के थ्रू फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिकली ले लेगा। यूनिक सीरीज ऑफ द इनवॉइस शुड बी मेंटेन थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर। आपको एक सेपरेट सीरीज यूनिक मेंटेन करनी है अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। कैलकुलेशन द प्रोसेस वैल्यू शुड बी बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, यानी कि राउंड ऑफ में फिगर में है जो मिनिमम वैल्यू होती है कंसिडर एज पर द रुपीज पार्ट ऑफ द कैलकुलेटेड वैल्यू -1 रुपीज एंड द मैक्सिमम वैल्यू टेकन एज द राउंडेड ऑफ किया जाएगा और नेक्स्ट रुपीज के तहत। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है जो कैलकुलेशन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इन द केस ऑफ क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट द टैक्स रेट कैन बी पास विथ एनी वैल्यू। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के केस में आपका जो रेट है वो कोई भी मतलब एनी वैल्यू के थ्रू उसको पास किया जाएगा। उस केस में आपको रेट वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, तो वहां पर आपको करेक्ट वैल्यू डालोगे वही आपकी सही रहेगी। अगर आपने गलत वैल्यू डाला तो वो भी चली जाएगी, तो वहां पर ध्यान रखना है। पास IGST वैल्यू ऑफ आइटम विल नॉट बी वैलिडेट इवन एक्चुअल टैक्स रेट इज पास इन केस ऑफ एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट, यानी कि SEZ विदाउट पेमेंट। तो if pass value of IGST for that 0, तो वैल्यू आइटम विल नॉट बी वैलिडेट जो इस केस में यानी कि विदाउट पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट और SEZ को जो सप्लाई करते हैं, तो उस केस में IGST फॉर दैट केस में 0 ही रहेगा। IRN वैलिडेशन, यहाँ पर जो डुप्लीकेट IRN रिक्वेस्टेड कभी आप जनरेट नहीं कर पाओगे, यानी कि एक बार जो IRN जनरेट हो गया उस इनवॉइस के सामने आप फिर से IRN नंबर जनरेट नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट नंबर शुड नॉट बी स्टार्टेड विद 0 और एक जो स्पेशल कैरेक्टर है उसके थ्रू आप उसको स्टार्ट नहीं कर पाओगे। अगर ऐसे है तो वो आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी। रिवर्स चार्ज के केस में कैन बी सेट एज Y इन केस ऑफ B2B सप्लाई है, तो उस केस में आपको Y लिखना है। इनवॉइस ओनली एंड टैक्स इज बीइंग पेड इन रिवर्स चार्ज मैनर हैज पर द रूल। इवन इन द केस ऑफ रिवर्स चार्ज इनवॉइस द सप्लायर हैज टू जनरेट द IRN। ठीक है, रिवर्स चार्ज के केस में अगर रिसीवर की लायबिलिटी बनती है तो उस केस में भी हैज ए सप्लायर तो आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है। रिवर्स चार्ज में केस में आपके हैज सेट हैज ए Y इन केस ऑफ जो आप B2B सप्लाई करते हो। इन केस ऑफ एनी एरर इन वैलिडेशन द एरर कोड एंड इट्स डिटेल कैन बी रेफर्ड फ्रॉम। कोई भी एरर है तो आप यहाँ पर एक साइट दी गई है गवर्नमेंट की ई इनवॉइस की एप्लीकेशन बॉक्स, वहां जाके आप उस एरर कोड को देख के चेक कर सकते हो कि किस चीज की एरर है। ई इनवॉइस अमेंडमेंट, ठीक है, तो ई इनवॉइस अमेंडमेंट भी कर सकते हो आप। कब तक ये कर सकते हो? ऑल द अमेंडमेंट टू द ई इनवॉइस विल बी डन इन द GST पोर्टल ओनली आप कर सकते हो, यानी कि GST पोर्टल के थ्रू ही आप उसको अमेंडमेंट कर सकते हो। जेसन सेंड फॉर जनरेशन ऑफ ई इनवॉइस कैन नॉट बी अमेंडमेंट, IRN कैन नॉट बी अमेंडमेंट, यानी कि एक बार IRN आपका जनरेट हो चुका उसको आप अमेंड नहीं कर सकते। ई इनवॉइस कैंसिलेशन, ई इनवॉइस अमेंड भी नहीं कर सकते, यानी कि वो GST पोर्टल भी होगा। अभी बात करते हैं हम ई इनवॉइस कैंसिलेशन की। अगर आपने कोई ई इनवॉइस बना दिया उसको कैंसिल करना है तो ई इनवॉइस मैकेनिज्म अनेबल इनवॉइस टू बी कैंसल्ड, दिस विल हैव टू बी रिपोर्टेड IR पोर्टल। अगर 24 आवर्स में आप IRN पोर्टल पे आप अपने जो ई इनवॉइस जनरेट किया उसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, डेटा इन IRP विल बी केप्ट देयर ओनली 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स तक ही रहेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। एनी कैंसिलेशन आफ्टर 24 आवर्स नॉट पॉसिबल, तो उस केस में आपको मैन्युअली कैंसिल करना पड़ेगा वो GST पोर्टल के थ्रू बिफोर फाइलिंग द रिटर्न। फर्दर ई इनवॉइस कैन नॉट बी पार्टियली कैंसल्ड, इट कैन नॉट बी कैंसल्ड इफ ए वैलिड ई वे बिल एग्जिस्ट फॉर द IRN। ठीक है, अगर आपका कोई वैलिड ई वे बिल आपने जनरेट हुआ है तो उसी केस में आप ई इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हो। एज ए गुड्स आर इन मूवमेंट फॉर द, ठीक है,
edited amendment invoice cannot be cancelled even within 24 hours and will be kept for audit trail. IRN can be generated again on the same invoice number. IRN cannot be regenerated for the cancelled invoice. ठीक है, कैंसिल इनवॉइस के सामने IRN नंबर फिर से जनरेट नहीं होगा, उसके लिए आपको फ्रेश इनवॉइस रेज करना पड़ेगा फॉर जनरेटेड IRN नंबर. ई इनवॉइस प्रिंटिंग, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ई इनवॉइस जो टैक्स पेयर है वो कैन कंटिन्यू टू प्रिंट द हिज पेपर इनवॉइस हैज ही इज डूइंग टुडे इंक्लूडिंग लोगो एंड अदर इंफॉर्मेशन के थ्रू उसको प्रिंट ले सकता है अपने रेगुलर इनवॉइस के ऊपर, जिसमें आपका कंपनी का लोगो होगा, जो आपका सॉफ्टवेयर कंपनी का जो लोगो के थ्रू बिलिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होगा, जो उस सप्लायर को यूजिंग द हिज प्रिंटर लोगो के थ्रू पार्ट ऑफ जेसॉन फाइल अपलोड ऑन द IRP. द प्लेस होल्डर is not provided in the e-invoice schema for the company logo. Signature on e-invoice, the e-invoice will be digital sign होता है IRP पोर्टल के थ्रू, ऑटोमेटिकली उसको वैलिडेट हो जाएगा. The sign e-invoice along with QR code will be shared with the creator of the document as well as the recipient to the taxpayer can sign on e-invoice if so wish. ठीक है, QR कोड, तो QR यानी कि क्विक रिस्पॉन्स कोड जो होता है पार्ट ऑफ जेसॉन फाइल जो रिटर्न होती है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू, इट इज मैंडेटरी टू प्रिंट ऑन द QR कोड ऑन द इनवॉइस. ठीक है, आपकी जो इनवॉइस है उसके ऊपर QR कोड मैंडेटरी प्रिंट होना चाहिए. इट कैन बी प्रिंटेड एनीवेयर ऑन द, कहीं पे भी आप चलेगा प्रिंट आउट, लेकिन मैंडेटरी है प्रिंट होना. द साइज 2x2 है, अगर द डिपेंड अपॉन द साइज स्पेस अवेलेबल आपकी इनवॉइस की जो भी है, बट इट शुड बी रीडेबल होना चाहिए QR कोड, जो स्कैन कर सको आप. प्रिंटिंग ऑफ QR कोड इन द सेपरेट पेपर अगर आप लेते हो और उसको आप देते हो तो वो वैलिड नहीं है, यानी कि सेपरेट पेपर पे आपको QR कोड वैलिड नहीं, अलाउड नहीं है, यानी कि आपके इनवॉइस के ऊपर ही छप के आना चाहिए. द टैक्स पेयर कैन प्रिंट मोर देन 1 QR कोड इन द इनवॉइस. ठीक है, प्रॉपर नॉमिनेशन इज रिक्वायर्ड. कुछ ऐसे फ्रिक्वेंट FAQ है जिसके ऊपर जो यहाँ पर गवर्नमेंट की NIC वेबसाइट ने लॉन्च की है, तो उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं. जो ई इनवॉइस एप्लीकेबल फॉर सप्लायर बाय नोटिफाइड पर्सन टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट PSU और ई इनवॉइस इज एप्लीकेबल फॉर B2G ट्रांजेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है माइट हैव जनरेट हैज रेगुलर GST और TDS GST. ठीक है, if the transaction is with TDS authority registration then e-invoice is necessary. ठीक है, अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है जिसमें TDS है एप्लीकेबल, तो उस केस में उसको इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज उसको एप्लीकेबिलिटी नहीं है. इन द ई-इनवॉइस स्कीमा द अमाउंट अंडर द अदर चार्जेस. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि अदर चार्जेस जो होते हैं लाइक हम बात करके फ्रेट चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, तो उस केस में आप उसको अलग से दिखा सकते हो. सच अदर चार्जेस में बी एडेड वन मोर लाइन आइटम, फॉर एग्जाम्पल आप फ्रेट चार्जेस. ठीक है, तो उसको उसके ऊपर GST की लाइबिलिटी नहीं बनेगी, लेकिन आप उसको अलग से दिखा सकते हो. इन द करंट स्कीमा देयर इज नो प्रोविजन टू रिपोर्ट डिटेल्स ऑफ सप्लाईज नॉट कवर्ड अंडर द GST. दैट इज द होटल वांट टू गिव अ सिंगल इनवॉइस फॉर B2B सप्लाई वेयर द सप्लाई इंक्लूड फूड एंड बेवरेज लेवेबल ऑन टू द GST एंड अल्कोहल बेवरेजेस जिसको आउटसाइड द GST. तो आइडियली तो बोला है कि पहले हमने डिस्कस किया था फॉर आउटसाइड द GST लेवी आपको सेपरेट इनवॉइस देना पड़ेगा. ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको अगर एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल सप्लाई के केस में दोनों में अलग अलग इनवॉइस बनाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जेम्प्टेड में ई इनवॉइस नहीं है, लेकिन जो टैक्सेबल सप्लाई उसमें इनवॉइस एप्लीकेबल रहेगा. वाइल रिटर्निंग द IRP इज ऑल्सो गिवन IRN नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट, वेदर दिस ऑल्सो नीड टू बी प्रिंटेड वाइल इश्यूइंग द इनवॉइस. Printing of IRN number, acknowledgement number and date given by the IRP are optional and can be recorded on the ERP system for reference purpose. ठीक है, तो ERP सिस्टम में आपको एक तो मैंडेटरी है कि आपको इनवॉइस भी ये चीज़ प्रिंट होके ही आनी चाहिए. ठीक है, आपका IRN नंबर और QR कोड. तो लेकिन QR कोड इज मैंडेटरी, IRN नंबर जो और एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट है तो वो जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है. ठीक है, लेकिन QR कोड मैंडेटरी है. TCS ऑफ इनकम टैक्स इज नॉट पार्ट ऑफ ई इनवॉइस स्कीमा. इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्प्ले इन ई इनवॉइस. इफ सो हाउ पास द डिटेल्स
तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, देखते हैं कुछ आएगा उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन। तो वो हैज़ टू जनरेट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इनवॉइस, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि आरसीएम के केस में सप्लायर को ही जनरेट करना है इनवॉइस, रिसिपिएंट को नहीं करना है। इन केस ऑफ B2C RCM इनवॉइस, द सप्लायर इज नोटिफाइड जनरेट द IRN, ही विल डू द RCM। तो B2B के केस में सप्लायर को जनरेट करना है। इन केस ऑफ B2C RCM इनवॉइस और सेल्फ इनवॉइस, द IRN need not to have बी जनरेट। B2C केस में आपको IRN नंबर जनरेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। What is the time limit for generation of IRN? 24 hours time limit had been provided to the generation of IRN after the preparation of invoice by the taxpayer. Now the validation has been removed based on the demand। ठीक है, एक बार आपने IRP पोर्टल पे डेटा अपलोड करने के बाद आपको IRN यानी कि इनवॉइस जनरेट करने के लिए आपको 24 आवर्स में कर देना है। ठीक है, उसके बाद डेटा अपने आप चला जाता है, इसीलिए आपको 24 आवर्स में इनवॉइस जनरेट कर देना है। नाउ द वैलिडेशन हैज बीन रिमूव based on the demand taxpayer, IRN should be generated before the issuing the invoice to the other party and movement of goods। Can the taxpayer is allowed to generate the IRN after e-way bill? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। आइडियली जो फर्स्ट ई इनवॉइस बनेगा उसके बेस पे ही आपका ई इनवॉइस बनने वाला है। तो ऑन द सेम लाइन इफ IRN हैज टू बी कैंसल्ड, द फर्स्ट ई-वे बिल आपको पहले कैंसिल करना पड़ेगा, देन IRN कैंसिल होगा। ठीक है, हाउ टू जनरेट द ई-वे बिल थ्रू API when I do not have the distance between the source and destination pin। ठीक है, तो मेरे उसको मालूम ही नहीं है, तो क्या डिस्टेंस है, क्या सोर्स है, डेस्टिनेशन पिन कोड क्या है वो मालूम नहीं। तो उस केस में ई-वे बिल सिस्टम हैज डिस्टेंस बिटवीन ऑल पोस्टल पिन इन इंडिया। इफ यू सेंड द डिस्टेंस हैज 0 देन द सिस्टम कंसिडर इट हैज requested for auto calculated pin to pin distance and uses that generate the e-way bill। तो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर देना। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग द अवर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो को चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल द टैक्स मित्रा। GST रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो हमारी इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल।